दोस्तों नमस्ते। पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और महाराष्ट्र के दो उपचुनाव के भी परिणाम घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक जगह कांग्रेस ने जीती है तो एक जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पूर्वोत्तर राज्य के दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना लगभग तय है। एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अलायंस करके किसी एक को समर्थन देके सत्ता में आ सकती है। मेघालय की बात मैं कर रहा हूं, जहां नेशनल पीपल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलाकर सरकार बना सकते हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में तो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सत्ता आना तय है। चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के निकाल पर भी, महाराष्ट्र के चुनाव पर भी। महाराष्ट्र के चुनाव में एक जगह भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत थी कस्बा पेठ वाली, वो जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस हार को ब्राह्मण वर्ग जो पुणे शहर में बहुत ही संख्या में है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, ऐसा बोला जा रहा है। जरा पुणे शहर के राजनीतिक इतिहास को टटोलना चाहिए। क्या सच में पुणे का ब्राह्मण पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ था? मतलब ट्रेडिशनली वो वोटर है? अगर होता तो पुणे में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत होती। वैसे माना जाए तो अन्ना जोशी के जमाने से सांसद चुनकर आ रहे हैं पुणे से, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अन्ना जोशी को शरद पवार का समर्थक माना जाता था, इसीलिए शायद अन्ना जोशी चुनकर आते थे। कांग्रेस में सुरेश कलमाडी जैसे बड़े नेता थे, साठे जैसे बड़े नेता थे, गाडगीळ जैसे बड़े नेता थे और टिळक जैसे बड़े नेता थे। मैं इन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये सारे के सारे ब्राह्मण नेता थे और ये मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहे। जयंतराव टिळक जैसे तो विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। ऐसे कई ब्राह्मण बड़े नेता थे जो कांग्रेस से थे और जो बार बार पुणे से चुनकर आते थे, चाहे राज्यसभा पर हो चाहे विधान परिषद पर हो, आते थे। मतलब यह साफ था कि पुणे यह ब्राह्मणों का गढ़ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। कस्बा पेठ जैसी एक सीट बार बार भारतीय जनता पार्टी जीतते आई थी, लेकिन वो गढ़ था कांग्रेस का। कांग्रेस की पूरे देश भर में जैसे जैसे हालत खराब होती गई, वैसे वैसे महाराष्ट्र में एक और सामाजिक आंदोलन चला जो ब्राह्मण और ब्राह्मणतर लोगों को पृथक कर रहा था। उस वक्त पूना में शरद पवार, जो उनका गृह जिला है, वहां पे वो अपनी धाक जमाने के लिए तैयारी में थे। जब शरद पवार को यह पता था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व अगर पुणे में हुआ तो पुणे की जगह सब की सब कांग्रेस के साथ रहेगी और कांग्रेस का खात्मा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगी। अब देखिए, शरद पवार ने ब्राह्मणतर विवाद को आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के जितने भी ब्राह्मण नेता थे वो सब के सब पीछे हट गए। कलमाडी को तो अंदर भी जाना पड़ा। मतलब कलमाडी को भाजपा की सरकार ने जेल के अंदर डाला था, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कलमाडी को अंदर डालने वाली सरकार कांग्रेस की ही थी, जो खेल घोटाले में उनका हाथ है ऐसा मानती थी। और ये निकालने वाला कौन था? शरद पवार थे। मतलब कलमाडी को अंदर करने के लिए शरद पवार का ही हाथ था, यह भी जान लेना जरूरी है। टिळक, साठे, कलमाडी, गाडगीळ जैसे नेताओं को पीछे धकेल ब्राह्मणेतर का विवाद प्रारंभ कर शरद पवार ने पुणे जिले में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया। अब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शरद पवार का कब्जा हो गया। पुणे के ज्यादातर सीट शरद पवार के आने लगे। सांसद के सीट पर शरद पवार ट्राई करने लगे। लेकिन 2014 में जब मोदी युग का प्रारंभ हुआ, तब ब्राह्मणों वाला पुणे, ब्राह्मणों की ज्यादा संख्या वाला पुणे आ गया भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में। अब भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होने लगा। तब शरद पवार को ये भांप गए कि अब
पुणे में ब्राह्मण उम्मीदवार को परास्त करना है तो वही विवाद फिर से लाना पड़ेगा। और शरद पवार ने इसीलिए ब्राह्मणत्व का एक तीर ऐसा चलाया, एक ट्रैप ऐसा लगाया, जिस ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी फंसती चली गई। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समर्थन वाली पार्टी है। ये जैसे जैसे पुणे के दिमाग में बिठाया जाने लगा कि भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी है, भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी है, अब यह होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि यह ब्राह्मणों की पार्टी वाला जो स्टैंप है उसको हटाया जाना चाहिए, कम से कम थोड़ा धूमिल तो करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कस्बा पेठ के उपचुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार की जगह किसी अन्य जाति के उम्मीदवार को सामने लाना चाहती थी, क्योंकि उनको छवि को अपने जो हो चुकी थी उसको जरा ठीक करना था, दुरुस्त करना था। यहीं से ट्रैप आरंभ होता है। ब्राह्मण नहीं चाहिए क्योंकि हम ब्राह्मणों के सिद्ध हो रहे हैं, यह पहला विचार भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया और उन्होंने ब्राह्मणेतर उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझ में आ गया कि अपने साथ का जो वोटर है वो साथ में रहना है, तो ब्राह्मणों को जरा मस्का भी लगाना पड़ेगा। तो फडणवीस आ गए और फडणवीस ने ब्राह्मणों को मस्का लगाना शुरू कर दिया। अब वही परिणाम हुआ जो पहले हुआ करता था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणेतर उम्मीदवार के लिए ब्राह्मणों का पक्षधर होने लगी, तब ब्राह्मणेतर का जो वर्ग, जो ब्राह्मण समाज से नफरत करता है या उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, वो इकट्ठा हो गया। और उसकी इसी के इकट्ठा होने के कारण ये मतों में बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया। और साथ ही क्या हुआ, आनंद दवे जैसे लगभग 250-300 वोट लेने वाले एक ब्राह्मण उम्मीदवार ने ब्राह्मणों के मन में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है यह फैलाना प्रारंभ कर दिया। भले ही दवे को कुछ वोट न मिले हो, लेकिन दवे के कारण या दवे जैसे कुछ लोगों के कारण ब्राह्मणों के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेह निर्माण होने लगा। और यही संदेह, यही ट्रैप भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर गया। जगह हारने वाली थी, ये एनसीपी को पता था, इसीलिए कांग्रेस के हवाले कर दी गई थी। कांग्रेस ने भी एमएनएस से लिए हुए व्यक्ति को इस चुनाव में उतारा था, लेकिन व्यक्ति का काम चल गया। रासने की जगह दंगेकर प्रभावी होने लगे और इसी के कारण, एक व्यक्ति के प्रभाव के कारण ये चुनाव जीत गई। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और खुद कांग्रेस, इनकी ताकत इकट्ठा हो गई थी। भाजपा की शक्ति बिखर गई थी और इसी बिखरे की शक्ति के कारण भारतीय जनता पार्टी को परास्त होना पड़ा। अगर इसको कोई कांग्रेस का यश मानता है, मतलब कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को अब चांस मिल गया है, कांग्रेस अब आगे आने लगी है, ऐसा किसी को लगता है तो और भारतीय जनता पार्टी परास्त होने लगी है, वो विश्व प्रवक्ता कह गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के अब दिन खराब आना शुरू हो गया है, तो बाजू वाले पिंपरी चिंचवड़ में ही भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। बात एक। बात दूसरी, पूरे भारत के चुनाव में क्या हालात है यह भी जान लेना जरूरी है। अगर कांग्रेस बढ़ रही है ऐसा आपका कहना है, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं, कुछ फिगर दिखाता हूं। चलो जरा देख लेते हैं कि कांग्रेस को सीटें कितनी मिली है। महाराष्ट्र में 1-2 यहां पर थे, नागालैंड में 0, मेघालय में 5 और त्रिपुरा में 5। इतनी ही सीटें कांग्रेस को मिल पाई है। उल्टा भाजपा त्रिपुरा में सत्ता में आ रही है, मेघालय में सत्ता में आ रही है वो अलायंस करके, और नागालैंड में सत्ता में आ रही है। मतलब तीनों जगह पर भाजपा की सत्ता आ सकती है। पिंपरी चिंचवड़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। अब जरा ये जो फिगर्स होते हैं ना, ये जरा ऐसे भ्रमित करने वाले होते हैं।
मतलब इतने सीटें चुन के आई, इतने सीटें ना चुनकर आई, 1-2 मतों से भी अंतर हो सकता है, 20-25 मतों से भी कोई उम्मीदवार परास्त हो सकता है या जीत सकता है। जरा वोटिंग शेयर को भी देख लेना जरूरी है। मैं आपको कोई कांग्रेस का वोटिंग शेयर दिखाता हूं। त्रिपुरा की बात करें तो कांग्रेस को केवल 8.31% वोट मिले हैं, 8.31। नागालैंड की बात करें तो बहुत ही बुरे हालात है, 3.57 इतने वोट कांग्रेस को मिले हैं। मेघालय में 13.30% वोट कांग्रेस को मिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 15 के आगे नहीं जाएगी कांग्रेस, क्योंकि एक ही सीट पर लड़ी है वो। एक ही सीट पर लड़ने के बाद 15% वोट उसको मिले। अगर इस तरह का वोट का प्रतिशत है तो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, यह दावा हम कैसे कर सकते हैं? इस दावे को ही हमें ये आंकड़े खारिज कर देते हैं। कांग्रेस एक ऐसे इसे कारण आई चुनकर आई है जिसे केवल और केवल एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है, एक अपघात कहा जा सकता है। और यह भारतीय जनता पार्टी अगर ट्रैप में ना फंसी होती तो कुछ अलग ही निर्णय इसका आ जाता। तो कांग्रेस के विजय का दावा करने वालों, सावधान रहो, आपकी पार्टी हारने की कगार पर है। और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले, सावधान रहो, आप ट्रैप में फंस सकते हो, आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। यह भी भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।